नमस्कार, अभिवादन। मैं प्रबुद्ध चौहान हूं और आप देख रहे हैं मंथन। बीते मंगलवार को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बूथ सम्मेलन में मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा था। मोदी ने आरजेडी, एनसीपी से लेकर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया था, जिसके पलटवार में कांग्रेस ने भी बीजेपी पर हमला बोला है। मोदी ने भोपाल में कहा था कि अगर उनकी यानी विपक्ष घोटालों की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। मेरी गारंटी है कि हर घोटालेबाज पर कार्रवाई होगी, हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई होगी। मंथन पर आज बात करेंगे इसी पर। पीएम मोदी ने भोपाल में कार्यकर्ता बूथ सम्मेलन में कहा था कि जिसने भी गरीब को लूटा है, देश को लूटा है, उसका हिसाब तो होकर ही रहेगा। आज जब जेल की सलाखें दिख रही हैं तब ये कवायद दिख रही है। उनका मिनिमम कॉमन प्रोग्राम इसी के लिए है। मोदी के बयान से तिलमिलाई कांग्रेस कहाँ चुप बैठने वाली थी। दूसरे ही दिन कांग्रेस के कद्दावर नेताओं की विरोध प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। मोदी ने पूरे विपक्ष को आईना दिखाया, लेकिन कांग्रेस ने भी तुरंत ही अपने तरकश के तीर निकालकर मोदी पर हमला बोल दिया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि एक दूसरे को भ्रष्टाचारी बताने वाले दोनों ही दल कितने पाक साफ हैं, इसका आकलन कैसे किया जाए। पीएम मोदी ने भोपाल से भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्ष को, प्रधानमंत्री मोदी ने पटना में हुए विपक्ष के महाजुटान में शामिल नेताओं पर भी जमकर निशाना साधा था। पीएम मोदी ने कहा था कि कुछ दिन पहले पटना में फोटो सेशन हुआ था। जितने लोग उसमें फोटो में शामिल हुए थे, इस बैठक में शामिल दलों के इतिहास को देखेंगे, उन सबको मिला लें तो कम से कम 20,000 करोड़ के घोटालों की गारंटी है। कांग्रेस ने तो अकेले करोड़ों रुपए के घोटाले किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, अगर विपक्षी गठबंधन घोटालों की गारंटी है तो मोदी भी एक गारंटी है। मेरी गारंटी है कि हर घोटालेबाज पर कार्रवाई, हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। जिसने गरीब को लूटा है, देश को लूटा है, उसका हिसाब तो होकर ही रहेगा। आज जब जेल की सलाखें दिख रही तब ये कवायद दिख रही है और इनका मिनिमम कॉमन प्रोग्राम इसी के लिए है। पीएम ने कहा था कि भ्रष्टाचार पर कार्रवाई से बचना, भाजपा कार्यकर्ता इसे जन जन तक पहुंचाएंगे, तब लोग देखेंगे उनका असली चेहरा, उनकी असली मंशा क्या है। 20 लाख करोड़ के भ्रष्टाचार की गारंटी। मोदी के वार के बाद कांग्रेस ने भी बीजेपी पर तीखा प्रहार किया। कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी विपक्षी एकता से डरे हुए हैं। विपक्षी एकता और भ्रष्टाचार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणियों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने कहा कि वो भूल गए हैं कि उन लोगों ने भ्रष्टाचार के कारण कर्नाटक में भाजपा को आने नहीं दिया है। कांग्रेस ने अमेरिकी प्रीडेटर ड्रोन समझौते पर भी सवाल उठाया। कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसा लगता है कि सभी भाजपा नेता बेदाग हैं, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई मामला है ही नहीं। कांग्रेस की ओर से ये टिप्पणी तब आई जब प्रधानमंत्री ने मंगलवार को विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा था कि वे केवल जेल से बचने के लिए एकजुट हो रहे हैं। भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा पर निशाना साधते हुए कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर ने कहा कि कर्नाटक में यह साबित हो गया है कि कौन भ्रष्ट है। कर्नाटक में 40% कमीशन की सरकार थी और लोगों ने इसे खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा को भविष्य में कई राज्यों में होने वाले चुनावों का डर सता रहा है, इसीलिए वो सोच रहे हैं कि कैसे विपक्ष को निशाना बनाया जाए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार और घोटालों को लेकर विपक्ष पर किए हमलों पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि मोदी का इशारा शिवराज सिंह चौहान की तरफ हो सकता है। राजधानी में संवाददाताओं ने कमलनाथ से सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भोपाल में एक जनसभा में घोटाला और भ्रष्टाचार करने वालों पर कार्रवाई करने की गारंटी की बात कही थी। इस पर कमलनाथ ने कहा, उन्होंने कांग्रेस का नाम नहीं लिया, उनका इशारा शिवराज सिंह चौहान पर भी हो सकता है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी सरकार को घेरा। खेड़ा का कहना है कि ड्रोन सौदे को मंजूरी देने के लिए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक क्यों नहीं हुई। भारत दूसरे देशों की तुलना में ड्रोन के लिए ज़्यादा कीमत क्यों चुका रहा है। जब वायुसेना को इन ड्रोन की आसमान छूती कीमतों पर आपत्ति थी तो डील करने की इतनी जल्दी क्या। प्रधानमंत्री ने भोपाल में क्या कहा था, पहले आपको सुनाते हैं। विपक्षी सब जो है वो किस चीज की गारंटी है। ये सारे लोग, ये दल गारंटी है भ्रष्टाचार की।
ये गारंटी है लाखों करोड़ रुपयों के घोटालों की। कुछ दिन पहले इनकी एक फोटो ऑप कार्यक्रम हुआ था, मिलकर के फोटो निकालने का एक कार्यक्रम हुआ था। इस बैठक में शामिल दलों के इतिहास को देखेंगे तो पता चलेगा कि वो सब मिलकर के, जितने भी लोग वो फोटो में दिखते हैं ना, एक एक को जरा देख लीजिए, उन सबका मिलकर के टोटल लगाएंगे तो ये सारे मिलकर के कम से कम 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। कांग्रेस का घोटाला ही अकेले लाखों करोड़ों का है। 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला, 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला, 70,000 करोड़ रुपए का कॉमनवेल्थ घोटाला शामिल है, 10,000 करोड़ रुपए का मनरेगा घोटाला, हेलीकॉप्टर से लेकर सबमरीन तक कांग्रेस के घोटाले से कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो कांग्रेस के घोटाले की हाथ का शिकार न हुआ हो। आरजेडी हजारों करोड़ के घोटाले का आरोप है। चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, पशुपालन शेड घोटाला, बाढ़ राहत घोटाला, आरजेडी के घोटालों की इतनी लंबी सूची है, अदालतें भी थक गई, एक के बाद एक सजा घोषित करती चली जा रही है। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। और मेरी गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी, हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। जिसने गरीब को लूटा है, जिसने देश को लूटा है, उसका हिसाब तो हो करके रहेगा। आज जब कानून का डंडा चल रहा है, जब जेल की सलाखें सामने दिख रही है, तब जाकर के ये जुगलबंदी हो रही है। ये तो हुई मंगलवार को प्रधानमंत्री का विपक्ष पर हमला, जिसमें उन्होंने छाती ठोककर भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की बात कही थी। इसके बाद कांग्रेस भी आक्रामक हो गई और कई नेताओं की प्रतिक्रियाएं आई। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी बीजेपी शासनकाल में हुए घोटालों का जिक्र करते हुए जवाबी हमला बोला। क्या कुछ कहा खेड़ा ने, पहले सुनिए। जब वायुसेना को इन ड्रोनों की आसमान छूती कीमतों पर आपत्ति थी तो डील करने की इतनी जल्दी क्यों थी? और माफ कीजिएगा, हमारी वायुसेना ने 18 ड्रोन्स की मांग की थी, हम उन्हें 31 दे रहे हैं। कुछ तो राज है। मैंने मेक इन इंडिया के विषय में आपको बताया है, तो कि मौजूदा सत्ताधीशों और जो प्रभावशाली हस्ती है इस देश की, एक बहुत प्रभावशाली हस्ती है, उससे क्या संबंध है? हम मांग करते हैं कि इस ड्रोन डील में पूरी तरह से पारदर्शिता लाई जाए ताकि हिंदुस्तान प्रधानमंत्री मोदी के कारण एक बड़े घोटाले में, राफेल के बाद ये दूसरा बड़ा घोटाला होगा, एक और बड़े घोटाले में ना फंस जाए। क्योंकि मोदी सरकार
राष्ट्रीय हितों को खतरे में डालने के लिए जानी जाती है। इसलिए हमारे सवाल प्रासंगिक हैं और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार से कहीं जवाब आएगा। बीच बीच में राजनाथ सिंह जी ने कल परसों में कुछ बोला है, पीआईबी की तरफ से भी कुछ स्पष्टीकरण आए हैं। तो कुल मिलाकर बीजेपी, सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। ये कोई नई बात नहीं है कि जब आमने सामने वार पलटवार हो रहा हो, लेकिन जिस तरीके से 5 राज्यों के चुनाव होने हैं उसके बाद जो टारगेट है, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सत्तासीन बीजेपी हो या फिर जो एकजुट होने जा रही विपक्ष खेमा जो है, वो 24 को टारगेट कर आगे बढ़ रहा है। और इसी कड़ी में एक दूसरे की कमियां ढूंढना, हालांकि ये 2014 में भी बीजेपी का अस्त्र था, जो उन्होंने घोटाले की जो फहरिस्त इन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी ने जो कल दी भोपाल से, और राफेल की तरह जो कांग्रेस ने बताया है कि जो ये ड्रोन वाला जो सौदा हुआ है ये राफेल का ही दूसरा रूप है। कुल मिलाकर 2024 की तैयारी को लेकर अब द्वंद्व शुरू हो चुका है जो चरम पर है। और इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। दिल्ली से बीजेपी के प्रवक्ता खेमचंद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। खेमचंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका डिबेट में आने के लिए, समय देने के लिए। और ब्रजभूषण सिंह परिहार, राजनीतिक विश्लेषक, उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजभूषण सिंह, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। और आनंद तारण, मध्य प्रदेश से कांग्रेस प्रवक्ता आनंद तारण हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका आनंद जी। और मनीष श्रीवास्तव, हमारे ब्यूरो चीफ लखनऊ, वो भी जुड़ चुके हैं। मनीष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो सबसे पहला सवाल खेमचंद शर्मा बीजेपी प्रवक्ता से करेंगे। खेमचंद जी, जिस तरह से कांग्रेस ने पीएम मोदी के वार का पलटवार कहा जा सकता है, उसको लेकर जो घोटालों का जिक्र किया है और जो ड्रोन का सौदा अमेरिका के साथ हुआ है भारत का, उसको राफेल की तर्ज पर बताया है, क्या कहना है आपका? देखिए, बिल्ली खम्बा नोचे, अगर राफेल की तर्ज पे बताया है तो हम सब जानते हैं कि राफेल पे 100% पारदर्शिता थी। कोर्ट में भी गया, कोर्ट ने भी माना राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ी। जनता की अदालत में भी भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष ने नरेंद्र मोदी जी की डील को सराहना दे दी। वो जरूरत थी, वो हमारी सेना को मौजूद करने के लिए लंबे समय से मांगते, लेकिन ये कांग्रेस ही कर नहीं पाए। भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया, इनके प्रोपेगेंडा के बावजूद करके दिखाया, इनके जो फॉल्स इनके एलिगेशंस थे उसके बावजूद करके दिखाया। अगर ये कहते हैं कि ड्रोन की डील भी राफेल की तरह है, तो 100% ड्रोन की डील भी हमारी पारदर्शिता के साथ प्रस्तुत है। 100% उसमें शुद्धता है, कोई भी उसमें 0.111% का भी कोई उसमें तालमेल नहीं है, बिल्कुल सही है। कांग्रेस जब ऐसी कहती है तो इसका मतलब कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी देश हित को ध्यान में रखते हुए काम करती है, सेना के हित को ध्यान में रखते हुए काम करती है। आज बहुत सारे चैलेंज है हमारे, चाइना का चैलेंज है, पाकिस्तान का चैलेंज, और हम देख रहे हैं किस तरीके से पाकिस्तान अब ड्रोन का उपयोग करके भारत में हथियार बेचने का काम करता है, नशीली दवाइयां भेजने का काम करता है, आतंकवाद को फैलाने का काम करता है। आज भारत को 2 फ्रंट पे मॉनिटरिंग के लिए आज आधुनिक टेक्नोलॉजी चाहिए, ड्रोन चाहिए, और ऐसे ड्रोन जो अटैक कर सकते हैं, जो फॉरवर्ड लाइन पे जाके फाइट कर सकते हैं, उनकी जरूरत थी। तो इसीलिए सरकार ने उनका फैसला लेकिन लिया। शर्मा जी, जो बताया जा रहा है, कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा जो आरोप लगा रहे हैं कि वायुसेना को 18 ड्रोन की जरूरत थी, 31 को दिए जा रहे हैं, और जबकि इतनी बड़ी कीमत है एक ड्रोन की। पवन खेड़ा ये सवाल उठाया है कांग्रेस ने। पवन खेड़ा जी बताएं कि 18 की डिमांड कब रखी गई और कब तक के पीरियड के लिए सेना ने इसकी मांग की। अगर मैं पवन खेड़ा जी के अनुसार जाऊं तो राफेल की मांग तो अटल जी की सरकार के बाद कुछ समय के तुरंत बाद इनके पास रखी गई कि भाई हमें आधुनिक फाइटर जेट चाहिए, लेकिन कांग्रेस नहीं दे पाई। अगर फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए आने वाले 5 साल के लिए या 10 साल के लिए अगर हम एसेट क्रिएशन कर रहे हैं तो उसमें सवाल कहाँ है? इनके पास कोई भी मुद्दा नहीं है, ये मुद्दालेस है, ये पूरी तरीके से इनके पास कोई भी बात करने के लिए नहीं है, सिर्फ आरोप लगाने के लिए आरोप लगाना है। ठीक है। आनंद तारण जी, कांग्रेस प्रवक्ता मध्य प्रदेश से जुड़े हैं हमारे साथ। आनंद जी, जिस तरह से शर्मा जी बता रहे हैं कि पवन खेड़ा जी को कैसे मालूम कि 18 वायुसेना ने ड्रोन मांगे, क्या कहना है आपका? और कब तक के लिए मांगे, क्योंकि फ्यूचर की नीड भी है। आनंद जी, आवाज आ रही है आपको?
शायद म्यूट है। चलिए रुक करते हैं। मनीष श्रीवास्तव हमारे ब्यूरो चीफ लखनऊ से जुड़ गए हैं। मनीष जी, जिस तरह से कांग्रेस पहले बीजेपी ने वार किया, उसके बाद कांग्रेस का पलटवार है, तो 5 राज्यों में चुनाव भी हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत हुई है, बीजेपी की हार हुई है, और उसके बाद अब जिस तरह से 2014 वाला मंजर फिर देखा जा रहा है, क्या आपका कहना है इस मामले में? देखिए प्रभु जी, आपको बता दें कि जिस तरह से 2014 के चुनाव के टाइम पर भी सबसे बड़ा अगर मुद्दा था भारतीय जनता पार्टी के पास, तो वो था भ्रष्टाचार के खिलाफ लगाम लगाने का। उनका साफ ऐलान, अगर आप पुरानी स्पीच उठा के देख लीजिए मोदी सरकार की या बीजेपी के तमाम प्रवक्ताओं की, तो उन्होंने साफ तौर से कहा था कि हम भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे, जड़ से खत्म कर देंगे। जो विदेशों में पैसा जमा है स्विट्जरलैंड बैंक में, उनको हम वापस लाएंगे स्विस बैंकों में। लेकिन ये तमाम वादे 2014 में किए थे, फिर 2019 में, और जनता इसी आस से लगातार भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट दे रही है, और वो चाह रही है कि जो देश से भ्रष्टाचार है वो खत्म हो सके। एक बार फिर क्योंकि चुनाव है मध्य प्रदेश में, लगातार साख भारतीय जनता पार्टी की दांव पर लगी हुई है, क्योंकि कर्नाटक में जिस तरह से कांग्रेस ने जीत हासिल की, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं बेचैनी का सबब है। यही मुख्य कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में जाकर के इस तरह का ऐलान किया, और उन्होंने साफ तौर से विपक्षी एकता पर सवाल निशान लगाया कि जिस तरह से बिहार में जो तमाम विपक्षी दल एकजुट हुए थे, उन्होंने सभी जो मुख्य विपक्षी दल है, चाहे वो एनसीपी हो, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, उनका जिक्र करते हुए उन सभी के बारे में उन्होंने घोटालों का जिक्र किया। तो जनता को उम्मीदें भारतीय जनता पार्टी से हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है, बीते 9 सालों से भारतीय जनता पार्टी को जनता देख रही है। और शायद जिस तरह से कर्नाटक में 40% कमीशन को लेकर के बात हुई थी, शायद एक सबसे बड़ा हार का कारण जो बताया जा रहा है कर्नाटक में, वो भारतीय जनता पार्टी के 40% कमीशन का था। जिस तरह से खेमचंद जी ने कहा कि लगातार हम, चाहे राफेल की डील हो, चाहे वो ड्रोन की डील हो, उसको लेकर के वो अपना बचाव कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष जिस तरह से लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है, मोदी सरकार को ये बताना होगा कि अभी तक जो विदेश में ले जाके भेजा, चाहे वो तमाम, अगर हम बात कर लें, चाहे विजय माल्या की बात कर लें, मोदी की बात कर लें, नीरव मोदी की, ये तमाम लोग विदेश में गए, लेकिन उनको अभी तक वापस नहीं लाया जा सका, ना ही उनके ऊपर कोई इस तरह की कार्रवाई, हालांकि कानूनी कार्रवाई चल रही है, लगातार उनके ऊपर आरोप लगते भी रहे हैं, लेकिन जिस तरह से जो सख्त कदम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपेक्षा करती है जनता कि वो तुरंत त्वरित कार्रवाई करके उसको न्याय दिलाए, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पिछड़ रही है। और यही एक मुख्य कारण है कि लगातार जो विपक्षी दल हैं वो एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी पर हमला कर रहे हैं। जी मनीष जी, तो बहुत अच्छी बात है। अब रुक करते हैं ब्रजभूषण परिहार, उत्तराखंड से राजनीतिक विश्लेषक हैं। ब्रजभूषण जी, जिस तरह से मोदी के बाद अब कांग्रेस की तरफ से बयान आया है और ड्रोन को राफेल से जोड़ा जा रहा है, राफेल खरीद का जो सौदा हुआ था उसको ये अमेरिकी ड्रोन से जोड़ा जा रहा है, क्या आपका मानना, सोचना है इसमें, क्या कहना है? सबसे पहले आपके लोकप्रिय चैनल से मैं सभी लोगों को सादर अभिवादन, वंदन और नमन करता हूँ। जहां तक मेरा मानना है कि जब भी किसी भी देश में, लोकतांत्रिक देश में चुनाव आएंगे तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू ही, और जब ये आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो जाते हैं तो सत्ता पक्ष का ये कर्तव्य बन जाता है कि विपक्ष के द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब दें। 2014 का जो इलेक्शन था, मेरा मानना है कि वो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार पर आधारित था, और शायद जो मैंडेट मिला था भारतीय जनता पार्टी को, वो भ्रष्टाचार के ऊपर ही उन्हें मैंडेट मिला। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर लागू होने के बाद वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के जो तथाकथित दोष हैं, जो बहुत उसे आर्थिक रूप से सफलताएं नहीं मिल पाई हैं, और उसके बाद राफेल में भी कोई बहुत संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। मात्र हंगामा करना उत्तर नहीं होता। लोकतंत्र की प्रक्रिया में जो हमारा सदन होता है, सदन में विपक्ष के द्वारा जो सवाल उठाए जाते हैं, तो सत्ता पक्ष का ये कर्तव्य बनता है कि पूरा देश सुन रहा है तो उसका हम एक तार्किक जवाब दें। उसी तरीके से वर्तमान समय में प्रधानमंत्री जी ने विपक्ष के नेताओं को घेरा है, और विपक्ष के नेता भी मुखर हो उठे हैं, और उन्होंने भी राफेल के साथ साथ ड्रोन को जोड़ दिया है।
वैसे ये बड़ी स्वस्थ परंपरा है कि देश में अगर इस तरह का चिंतन होता है और अगर ये भ्रष्टाचार पर ओरिएंटेड चुनाव होता है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब जब इस देश में चुनाव होता है तो धीरे धीरे जैसे ही हम चुनाव के करीब जाते हैं तो वो जाति और धर्म पर केंद्रित हो जाता है। शुरुआत बहुत अच्छी होती है, शुरुआत में तो लगता है कि हम बहुत विकसित राष्ट्र के निवासी हैं, लेकिन अंत इसका बहुत भद्दा होता है। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार 2024 का जो चुनाव है ये वैचारिक चुनाव होगा और ये वैचारिक चुनाव होना भी चाहिए। ब्रजभूषण जी आपको रोकूंगा। जिस तरह से 2014 में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था बीजेपी ने और उसी मैंडेट में आप आए थे सत्ता पे, लेकिन यहाँ पर तो उल्टे अब बीजेपी पर ही दो आरोप लगाए जा रहे हैं, एक राफेल का और ड्रोन का, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पड़ेगा 2024 पे। 2024 में इसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ेगा और जहां तक मेरा मानना है कि ये चुनाव बहुत बॉटम पर होगा, बहुत नियर अबाउट होगा जाकर के। वैसे इसके पहले मैं एक बात ये स्पष्ट कर दूं कि भारतीय इतिहास में राजनीतिक रूप से प्रत्येक लगभग 20 साल के बाद किसी एक पार्टी को हटाना और विपक्ष को एक हो जाना, लेकिन विपक्ष मिल करके सरकार नहीं चला पाते, ये असफलता इनके साथ लगी थी। और विशेषकर जो समाजवादी चिंतक हैं, समाजवादी लोग हैं, इन लोगों के किए ये लोग एक साथ नहीं रह पाते हैं, ये आपस में फूट पड़ जाती है। लेकिन ये 20 साल के बाद एक प्रयोग होता रहता है। और वैसे भी 1990 के बाद जब एक दशक तक, पूरे 20वीं शताब्दी के आखिरी दशक तक कोई भी सरकारें नहीं आई, तो वैसे भी यूपीए और एनडीए का गठन हो ही चुका है। लेकिन फिर भी इस समय यूपीए में जो तमाम विपक्षी नेता जुड़ रहे हैं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को कड़ा जवाब देना होगा। कड़ा जवाब देने का मतलब तार्किक जवाब देना होगा, अपनी पारदर्शिता साबित करनी होगी, नहीं तो ये संदेह के घेरे में रहेंगे। जैसे कि कर्नाटक का चुनाव चला गया और ये आने वाले जो 5 विधानसभा के चुनाव हैं, ये निश्चित रूप से एक सेमीफाइनल मैच होगा जिससे सारे परिणाम निश्चित होंगे। क्योंकि जब किसी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो सत्ता पक्ष को सदैव बहुत शांतिपूर्ण ढंग से जवाब देना चाहिए, क्योंकि हम किसी भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर किसी दूसरे को भ्रष्टाचार कह करके बच नहीं सकते हैं। जी ब्रजभूषण जी, सही कहना आपका। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो विपक्ष का उनको जवाब देना चाहिए। और जो सवाल पूछ रहा है विपक्ष, जैसे कि सुरक्षा को लेकर कैबिनेट समिति की बैठक नहीं की गई, कांग्रेस का ये आरोप है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि कांग्रेस के हमलों से या विपक्ष के हमलों से बीजेपी बच रही है। निश्चित रूप से वर्तमान समय में विपक्ष भारी पड़ रहा है। विपक्ष इसलिए भारी पड़ रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता पक्ष में रहते हुए, जहां तक मुझे लगता है कि सत्ता के अहंकार में सदन में जितना रचनात्मक प्रदर्शन होना चाहिए था उतना रचनात्मक प्रदर्शन नहीं किया। जिस तरीके से सवालों के जवाब देने चाहिए थे उस तरह से सवालों के जवाब नहीं दिए। बहुत सारे प्रश्न अनुत्तरित रह गए और बहुत जगह भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही कोई करप्शन का आरोप लगा तो उन्होंने सन 65 या सन 70 का या नेहरू को या किसी अन्य को टारगेट करते हुए उसका जवाब दिया। तो सवाल इस बात का है कि जब देश की जनता सुनती है, समझती है, तो जब वो करप्टेड थे, भ्रष्ट थे, जिनके पीछे जनता ने उनको पदच्युत किया, आपको सिंहासनारूढ़ किया, आपको सत्ता दी, तो अब आप अपनी तुलना उनसे नहीं कर सकते हैं। आपको उनसे बड़ी लकीर खींचनी थी और बड़ा रास्ता दिखाना था, तो वो बड़ा रास्ता नहीं दिखा पाए। ये बड़ा रास्ता नहीं दिखा पाए इसलिए क्योंकि अभी आपने कर्नाटक का चुनाव परिणाम देखा और कर्नाटक चुनाव परिणाम में निश्चित रूप से पूरे राजनीतिक विश्लेषक और राजनीतिक दल इस बात से सहमत हैं कि कर्नाटक का चुनाव पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। यानी जो भ्रष्टाचार बैठे हुए भ्रष्टाचार सत्ता पक्ष के लोग थे, करप्शन के पीछे कर्नाटक गवाह थी। जी ब्रजभूषण जी, ठीक कहना आपका। खेमचंद शर्मा जी से सवाल पूछना चाहूँगा। शर्मा जी, जिस तरह से विपक्ष लगातार कह रहा है कि केंद्र की सीबीआई और ईडी का डर दिखा करके और चुनाव में जितने विपक्षी दल के लोग हैं उनको जेल के अंदर से चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो जो मोदी ने कल भोपाल में कहा कि उनको सीखचे दिख रहे हैं, उन पर छाती ठोक के कह रहा हूँ कार्रवाई करूँगा, तो 2024 के पहले क्या संभव है क्या?
नहीं, कार्रवाई करेंगे, हम कर रहे हैं। और विपक्ष आप पर भी आरोप लगा रहा है राफेल और ड्रोन को लेकर 8 गुना लगाए ज्यादा ना। पे खरीद रहे हैं। हम तो कहते हैं कि आप आरोप लगाओ, डिस्कस करो, चर्चा करो, परिचर्चा करो, लेकिन वो क्या चाहते हैं? ये तो देश की सुरक्षा को दांव पे लगाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ड्रोन की जो टेक्निकल डिटेल्स हैं वो सामने आए। जो हमारे रक्षा सौदे होते हैं उनका जो प्रोसीजरल अगर कोई लैप्स है वो सामने रखो। आप देखेंगे राफेल में भी कोर्ट में केस गया, सुप्रीम कोर्ट में केस गया और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जो प्रोसीजर अपनाया गया वो पारदर्शी प्रोसीजर था। जब प्रोसीजर पारदर्शी था तो जो डील होनी है वो पारदर्शी डील होनी है। और उसमें अगर टेक्निकल डिटेल्स आप यदि शेयर कर दोगे तो फिर उसका दुश्मनों को फायदा होगा। ये पॉसिबल ही नहीं है। ये ऐसा तो है नहीं कि हम कोई रूटीन में कोई सामान खरीदें, कोई कंजम्पशन का सामान खरीद रहे हैं जिसका हम प्राइस और ये सब चीजें सामने ला दें। वैसे ही ड्रोन का है। ड्रोन में क्या टेक्नोलॉजी लाए हैं, क्या उसके साथ साजो सज्जा का सामान है, क्या उसमें इक्विपमेंट्स हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल इक्विपमेंट्स हैं, उसके हिसाब से रेट्स तय होते हैं। तो प्रोसीजर के बारे में हम तो चैलेंज करते हैं, आप रखिए और हम बताएंगे। और आप कोर्ट जाना चाहे कोर्ट जाइए, हम कोर्ट में भी बताएंगे। हमारा 100% वहां पे पारदर्शिता है। रही बात जो जुगलबंदी हो रही है भ्रष्टाचारियों की, वो सबको पता है। आरजेडी महा भ्रष्टाचारी, लालू जी लगातार जेल में, एक के बाद एक उनको सजा मिल रही है। आम आदमी पार्टी शराब का घोटाला, स्कूल में कमरे बनाने का घोटाला, 30 महल का घोटाला, लगातार एक के बाद एक घोटाले आ रहे हैं। और कांग्रेस अपने आप में घोटालों की जननी है। उन्होंने लाखों करोड़ के घोटाले किए, लगातार देश को लूटने का उन्होंने काम किया। एक परिवार के पक्ष में, एक वो जो परिवार भी है कांग्रेस का, जो राजशाही परिवार कहते हैं, वो भी पूरा का पूरा जमानत पे है। उनपे भी सीरियस फाइनेंशियल फ्रॉड के उस पे केसेज हैं। दूसरी पार्टी आप ले लीजिए, डीएमके, जो परिवारवादी पार्टी है, पूरा एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चल रही है, वहां पे भी महा भ्रष्टाचार है। तमिलनाडु को लूटा जा रहा है। समाजवादी पार्टी में क्या है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एक विशेष धर्म और एक विशेष जाति को आगे रखे वो राजनीति करते हैं और उस जाति का भी भला नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ उसमें से अपने परिवार और अपने नाते रिश्तेदारों को निकाल लेते हैं और उनको पदाधिकारी बना देते हैं। उनको वो मंत्री बनाने का काम करते थे, अब उनको एमएलए एमपी बनाने का काम करते हैं। तो ये जो पार्टियां हैं, जनता समझ रही है, जनता देख रही है। एक तरफ मोदी जी हैं, देश को आगे ले जा रहे हैं, किसानों की मदद कर रहे हैं, युवाओं को जॉब दे रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को 4-5 गुना स्पीड से आगे बढ़ा रहे हैं। आज हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो $3.75 ट्रिलियन की पहुंच गई है, लगभग डबल होने वाली है। तो ये देश को दिख रहा है। आज हम कुल मिलाकर खेमचंद जी, कुल मिलाकर आपका कहना है बीजेपी पाक साफ है, बाकी सारे दल दागी हैं। मनीष जी, क्या कहना आपका? पाक साफ है और जो जुगलबंदी कर रहे हैं अधिकतर दल भ्रष्टाचारी हैं। जी मनीष जी। प्रभु जी, सबसे पहले तो अभी आनंद तारण जी से हम लोगों ने बात नहीं की। जी जी जी, अगर लाइन पे हो तो लाइन पे अगर जुड़ गए हो तो बात करें। हेलो हेलो, आनंद जी आवाज आ रही है आपको? हाँ मेरे को आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। आनंद जी बताइए कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में आने वाले समय में चुनाव है विधानसभा का, आप क्या देखते हैं कि क्या माहौल बन रहा है भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार की? अगर हम बात कर लें तो तमाम दावे आज प्रधानमंत्री ने किए मध्य प्रदेश से। आपको क्या लग रहा है कि कहां पर भारतीय जनता पार्टी अपने को वहां पर इस समय समझ रही है, आपके अगर कंपैरिजन करें कांग्रेस से? तो देखिए, मध्य प्रदेश में कल आदरणीय मोदी जी आए और यहाँ से उन्होंने सब पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। तो भैया, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, पहले तो अपने लोगों को देखें कि जो अपने मित्रों ने जो भ्रष्टाचार करके और हिंदुस्तान छोड़ के भाग गए वो कितने हजार करोड़ का है, उसको भी देखें। दूसरा ये है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने, भाजपा सरकार ने 215 महीने में 224 घोटाले किए। ऐसा लगता है कि उसकी जांच करी जाए, सबसे पहले उस पर अटैक कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। और दूसरा ये कि उन्होंने डीजल पेट्रोल की बात की। उन्होंने बोला कि पेट्रोल 100 रुपये के पार नहीं होना चाहिए, 100 के अंदर होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार उस कटघरे में, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मोदी जी का इशारा शिवराज सिंह चौहान की तरफ है, जैसा कि हमारे आदरणीय अध्यक्ष कमलनाथ जी ने, जो पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने लगाया। तो निश्चित रूप से आज मध्य प्रदेश में ये हालत है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता कांग्रेस की तरफ मुंह देख रहे हैं। और कमलनाथ जी ने साफ बोल दिया कि हमारे लोकल स्तर के नेताओं से चर्चा कर लें आप, और इसके बाद हम आपको शामिल कर लेंगे। लेकिन आनंद जी, जिस तरह 2024 के चुनाव के पहले जो बैठक हुई, विपक्षियों ने, सारे दलों ने बैठक करी, उसमें एकजुट होकर के किसी ने राहुल गांधी या ना कांग्रेस का नाम लिया कि कांग्रेस आगे लीड करे।
आप क्या मानते हैं, कहीं ना कहीं देखिए, विपक्षी दल में फूट है, कहीं ना कहीं टीएमसी ममता बनर्जी चाह रही कि वो नेता कौन है, प्रधानमंत्री विपक्ष का नेता कौन? विपक्ष के देखिए, नेता के तौर पे आप किसको मानते हैं? देखिए एक बात है कि आज जो हालात हैं, आज जितने भी विपक्षी दल हैं, हर विपक्षी दल की निगाह कांग्रेस की तरफ है। सब देख रहे हैं कि जो भारत जोड़ो यात्रा आदरणीय राहुल गांधी जी ने निकाली थी और उसकी आशातीत सफलता मिली है, जिस तरह से सफलता मिली है, और कर्नाटक में जो अभूतपूर्व कांग्रेस को विजय प्राप्त हुई है, और जो कमीशन का खेल जो भारतीय जनता पार्टी के, अगर आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री, सबके प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री हैं, मगर प्रधानमंत्री को सबका ध्यान रख के बात करनी चाहिए। लेकिन अभी उन्होंने जो बात की कि फोटो सेशन, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब हमारे सैनिकों की शहादत हुई थी, 40 सैनिकों की शहादत हुई थी, तब आदरणीय प्रधानमंत्री जी फोटो सेशन करा रहे थे, और ये आदत उनकी लगातार 9 वर्षों से, जब से वो सत्ता में आए, फोटो सेशन के बगैर उनका काम नहीं चलता। कहीं भी फोटो खिंचवाते हैं, आपने देखा होगा, तो सोशल मीडिया पे हमेशा चलता रहता है। लेकिन आनंद जी उन्होंने ये कहा कि जो चेहरे दिख रहे हैं वो सब आरोपी हैं भ्रष्टाचार के, ये उन्होंने कोट किया। देखिए ये तो आने वाला समय बताएगा कि आरोपी कौन है। अरे भाई, आप जब सत्ता में आए थे तब आपने क्या बोला था कि हम काला धन लेके आएंगे, हम 2000 लोगों को नौकरी देंगे, हम हर भ्रष्टाचारी को सजा देंगे, हम डीजल पेट्रोल के रेट कम करेंगे, और हमारा सर्व से माथा झुक रहा है, रुपये का अवमूल्यन हो रहा है, उसको ठीक करेंगे। तो आज ये सब एक शब्द भी कहीं ठीक हुआ है? और उन्होंने एक और बात बोली थी नोटबंदी के बाद कि 50 दिन के अंदर किसी भी चौराहे पे बुला लेना, हम आ जाएंगे। तो भैया एक बात बताइए, जो 2000 रुपए का नोट बंद हो गया, अब इनका इस बारे में क्या? तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, निश्चित रूप से आज पूरे देश का भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मोह भंग हो गया, चाहे वो नरेंद्र इसका जवाब लेंगे खेमचंद शर्मा जी से। खेमचंद जी, इनका जवाब दीजिए आप। देखिए जिस तरह की, एक मिनट, जिस तरह की चीजें आ रही हैं सामने, खेमचंद जी, आनंद जी सीनियर लीडर हैं, और कहीं ना कहीं वो घबराए हुए भी हैं कि मध्य प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, क्योंकि वहाँ जो कांग्रेस का हाल है बहुत ही बुरा हाल है। 1.5 साल में जिस तरीके से मध्य प्रदेश को उन्होंने लूट डाला, जिस तरीके से वहां पे अफरा तफरी कर दी, जिस तरीके से जंगल राज फैला दिया, वो आज भी लोगों को याद है। भारतीय जनता पार्टी वहां पे जनमानस के लिए काम कर रही है, किसानों को एम्पावर कर रही है, पीएम किसान के माध्यम से सेंट्रल सरकार मदद दे रही है, तो लोकल स्तर पे मामा जी वहाँ पे मदद कर रहे हैं, बहन बेटियों को वहाँ पे सहायता दी जा रही है, स्कूल कॉलेज वहाँ पे बनाए जा रहे हैं। वहाँ पे जो आप रोड देखोगे, सड़कें देखोगे, गांव गांव तक एक बढ़िया वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड की सड़कें बनाई गई हैं, युवाओं को वहाँ पे एम्पावर किया जा रहा है। आज फार्मिंग सेक्टर मध्य प्रदेश का बाकी आसपास के जितने भी स्टेट्स हैं उससे ज्यादा स्पीड से प्रोग्रेस कर रहा है। और अब ये बात करते हैं डीजल पेट्रोल की, राजस्थान पड़ोस का प्रदेश है, वहां पे लगभग 10 से 12 रुपए डीजल और पेट्रोल मध्य प्रदेश से महंगा है। तो मध्य प्रदेश बहुत अच्छे से काम कर रहा है, भारत बहुत अच्छे से काम कर रहा है, और जो लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इकट्ठे हो रहे हैं उनके पास कोई मुद्दा नहीं, जनता का मुद्दा नहीं, जनता की भलाई का कोई काम नहीं है उनके पास। खेमचंद जी, आप राजस्थान से कंपैरिजन कर रहे हैं, खेमचंद जी आप पूरे राजस्थान से कंपैरिजन कर रहे हैं मध्य प्रदेश का, लेकिन पूरे देश में महंगाई चरम पर है, क्या आप इस बात को नकार सकते हैं? मनीष जी, महंगाई यदि आप पूरे देश की बात करेंगे तो आप 2 फैक्टर से कंपेयर करिए, यूपीए वर्सेस एनडीए करिए, और आप इंडिया की महंगाई को हमारे अड़ोसी पड़ोसी यूरोप और अमेरिका की महंगाई से कंपेयर करिए। हम इसको एक आइसोलेशन में नहीं दे सकते। आज हम ग्लोबल वर्ल्ड में रह रहे हैं। मनीष जी कृपया मेरे को 1 मिनट दीजिए, आप सीनियर हैं, क्योंकि हम अगर इसको आइसोलेशन में देखेंगे तो हमें लगेगा, अगर हम आइसोलेशन में नहीं देखेंगे तो आज भारत ने सबसे अच्छे तरीके से आर्थिक स्थिति को मैनेज किया हुआ है, महंगाई को कंट्रोल में किया हुआ है, स्थिति बहुत ज्यादा कंट्रोल में। आप हमारे अड़ोसी पड़ोसियों को देखिए, उनकी इकोनॉमी फेल हो चुकी है, वो दिवालिया हो चुके हैं, उनको हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। आप यूरोप में देखिए, वहां पे जहाँ पे चलिए पहले भारत की बात कर लेते हैं। कुल मिलाकर के 2024 और उसके पहले विधानसभा के चुनाव जो नज़दीक हैं वो आ गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि आरोप प्रत्यारोप और एक दूसरे पर कीचड़ उछालना, कमियां निकालना, ये तो जारी ही रहेगा। तो जहां पीएम मोदी ने पूरे घोटालों की फहरिस्त जनता के सामने रखी, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, एनसीपी हो या आरजेडी हो, लेकिन इन सब के बावजूद विपक्ष भी कहीं ना कहीं स्टैंड करके उल्टा बीजेपी पर आरोप लगा रहा है घोटाले का। चर्चा इसी पर हो रही है और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बिहार के कुमार कौशलेंद्र जुड़ गए हैं। लेकिन उससे पहले राजनीतिक विश्लेषक ब्रजभूषण सिंह परिहार से जानना चाहेंगे, दोनों को आपने सुना, बीजेपी और कांग्रेस, क्या कहना है आपका?
जी, ये निश्चित रूप से चुनाव मैंने पहले भी कहा था कि बॉटम पर होगा, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 2014 में इस चुनाव में हावी हुई थी, तो बहुत सारे आरोपों के जवाब कांग्रेस नहीं दे पा रही। उसी तरीके से बहुत सारे आरोप जो वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी पर लग रहे हैं, उसका वो रचनात्मक जवाब नहीं दे पा रही, उसका सही ढंग से काउंटर नहीं कर पा रही। जैसे मणिपुर की घटना, प्रधानमंत्री जी मौन है। जैसे नोटबंदी पर एक पत्र जारी नहीं हुआ, जबकि वास्तविकता होनी चाहिए थी। उसी तरीके से अगर राफेल पर आरोप लगा, वर्तमान समय में ड्रोन पर आरोप लगा, तो मुझे लगता है कि भारत की जो वर्तमान सरकार है, इसे आगे बढ़ करके इसका सही जवाब देना चाहिए, क्योंकि अगर हम सही जवाब नहीं दे पाते हैं तो हम शंकाओं के घेरे में आ जाते हैं। जी, जैसा कि ब्रजभूषण जी खेमचंद शर्मा जी पड़ोस के राज्य राजस्थान में पेट्रोल डीजल की बात कर रहे हैं, लेकिन पूरे देश की पेट्रोल डीजल की बात नहीं कर पा रहे, सड़कों की बात कर रहे हैं। ब्रजभूषण जी, एक चीज सबसे बड़ा सवाल जो उठ रहा है वो विपक्ष के चेहरे को लेकर के उठ रहा है कि आखिर जो विपक्ष है उसका चेहरा कौन होगा। कांग्रेस पर क्या आप उम्मीद लगा रहे हैं कि क्या राहुल गांधी को बतौर चेहरा और प्रधानमंत्री पूरा विपक्ष स्वीकार कर पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। ये बहुत बड़ा सवाल है और बड़ा रहस्यमयी सवाल है और बहुत कठिन सवाल भी है। आपका अनुभव क्या कहता है? मेरा अनुभव तो ये कहता है कि शायद ऐसा लगता है कि वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को ये चेहरे के रूप में स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि ये केवल कयास है, क्योंकि लालू यादव का दिया गया इशारा। और मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सरकार में टीएमसी या अन्य लीडर्स जिनमें प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षाएं हैं, उन्हें अच्छी तरीके से पता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र के आगे, आईटी सेल के आगे वर्तमान समय में हम कहीं पर टिक भी नहीं सकते। देखिए, दो चीजें हैं ब्रजभूषण जी। जिस तरह से विपक्ष की बैठक के बाद जो खबरें आ रही थी कि अरविंद केजरीवाल बैठक को छोड़ के चले गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमें समर्थन करे राज्यसभा में, तब हम उसका साथ देंगे। तो अभी से कहीं ना कहीं खटास आ गई है पूरे विपक्ष में, और भारतीय जनता पार्टी इस चीज को बखूबी जानती है कि अगर विपक्ष को उसने तोड़ दिया तो वो सत्ता पे बहुत आसानी से काबिज हो सकती है। सबसे बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी के साथ में जो है वो हिंदुत्व का चेहरा है। अगर आप देखिए तो अब वो जातियों में ना बांट करके हिंदुत्व की बात करती है, और उसको पता है कि अगर जाति बंटवारे पे उत्तर प्रदेश खास तौर से अगर चला गया तो कहीं ना कहीं उसकी जो 80 में 80 सीटें लाने का टारगेट है वो कहीं ना कहीं पिछड़ेगा, और केंद्र में वो सरकार बनाने में पिछड़ सकती है। इसलिए वो हिंदुत्व के चेहरे पर चुनाव लड़ने की तैयारी में होगी, जो मेरा आकलन है। और खास तौर से वो विपक्षियों को लगातार, चाहे वो अखिलेश सरकार हो, उसका गोमती रिवर फ्रंट घोटाला हो, चाहे वो टीएमसी का मुद्दा हो, चाहे वो तमाम तमिलनाडु की सरकार हो, वो विपक्ष के जितने भी घोटाले हैं उनको चुनाव के समय पर ला करके विपक्षियों का कहीं ना कहीं एकजुट होना, वो कहीं ना कहीं उसको तोड़ेगी, उस पूरे चेन को, और कहीं ना कहीं हिंदुत्व के चेहरे को लेकर के उत्तर प्रदेश समेत तमाम जो बड़े राज्य हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा सीटें ला करके केंद्र में काबिज होगी। ये मेरा आकलन है। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि चुनाव मुझसे जा रहा है, तो वो निश्चित रूप से हिंदुत्व पर प्रखर होंगे, हिंदुत्व के मुद्दे को केंद्र पर लाने की कोशिश करेंगे। अब जैसा कि विपक्ष पर आरोप लगता है कि ये सदैव प्रधानमंत्री जी की पिच पर आकर के खेलते हैं, अगर इन लोगों का थिंक टैंक मजबूत रहा, मजबूती से काम किया और उनकी पिच पर न खेला, बल्कि जो अपनी पिच बनाई उन्हें खेलने के लिए मजबूर किया, तो निश्चित रूप से ये चुनाव बहुत ही बॉटम पर जाएगा, बहुत ही कठिन चुनाव जाएगा और कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कुमार कौशलेन जी भी जुड़े हैं। कुमार सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरी परिचर्चा को? अनम्यूट कर ले प्लीज अपने को। जी, मैं 3 बातों का उल्लेख करना चाहूंगा। पहला तो 11 महीने बचे हैं और भाजपा चुनावी मोड में आ चुकी है। भाजपा का क्षेत्र तीर्थ जारी है। भाजपा के सांसद, मंत्री, विधायक, संगठन के लोग लगातार क्षेत्र में लग गए हैं।
दूसरी बात, विपक्ष के लोग इकट्ठा तो हो रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। पटना में जुटे नहीं, दिल्ली लौटकर केजरीवाल जी की भाषा दूसरी हो गई, ममता बनर्जी की भाषा दूसरी हो गई। और ये जो कुछ लोग कहते हैं इस तरह की बातें करनी नहीं चाहिए कि वो मतलब सियासी मेंढक एक दूसरे का पांव पकड़कर तो एक तराजू पे रहेंगे नहीं, सब अपनी अपनी छलांग लगा रहे हैं। सबसे अहम बात होगी, गौर कीजिएगा, तीसरी बात, कि ये जो क्षेत्रवार जो है ना, सीट शेयरिंग में इनका मामला फंसेगा। अब आप एक झारखंड का ही उदाहरण ले लीजिए। झारखंड में आज झामुमो, जिसके अगुआ हेमंत सोरेन हैं, हेमंत सोरेन पिछली बार 9-4-1 पे लड़े थे, उनके 4 एमपी थे और कांग्रेस को उन्होंने 9 सीट दी थी। लेकिन आज झामुमो उस स्थिति में है कि वो कांग्रेस से बार्गेन कर सकती है। क्या झामुमो 4 सीटों पे मान जाएगी? बिहार में भी सीट शेयरिंग नहीं हो पाएगा, सीट शेयरिंग में पेंच अन्य स्टेट्स में भी फंसेगा, तो फिर विपक्ष की एकता होगी नहीं। और इतिहास रहा है भारतीय राजनीति का कि विपक्षी एकता में स्थायित्व तो कभी भी नहीं रहा। ये आप 67 से देख लें, जब भी विपक्षी एकता हुई, स्थायित्व तो नहीं रहा। तब सबसे ये बड़ा सवाल कुमार जी यही है कि एनसीपी भी है, टीएमसी भी है, कांग्रेस भी है और तमिलनाडु की भी है। तमाम जो बड़ी सरकारें हैं जो राज्य में अपना अपना एक पूरा तरह से अगर हम बात कर लें 2014 के पहले जो सरकारें बनी हैं उनमें सभी का गठबंधन रहा है, चाहे वो आरजेडी रही हो। अब वो ऐसे में जिसने, जैसे आपने कहा, सीट के बंटवारे को लेकर के आपसी टकराव जरूर होना है, ये तय बात है। अभी आपको हालिया अगर हम बयान देखें, उत्तर प्रदेश में राजभर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की अटकलें बहुत तेज हो गई। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता राजभर को लेकर के अब वो भारतीय जनता पार्टी में लेकर के आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं संजय निषाद बैकफुट पर जा रहे हैं। ये इस तरह के विरोधाभास भारतीय जनता पार्टी तो संभाल सकती है क्योंकि वो क्षेत्रीय दल है, लेकिन जो आरजेडी है, जो कांग्रेस है, जो टीएमसी है, वो कहीं ना कहीं एक बड़ी पार्टियां हैं, वो अपनी सीटों के बंटवारे को लेकर के आपसी टकराव में कहीं ना कहीं पेच जरूर फंसेगा और इसी का फायदा भारतीय जनता पार्टी हो सकता है 2024 के चुनाव में ले ले। लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश का जो चुनाव है, जो राजस्थान का चुनाव है स्टेट का, उसमें अपनी साख बचाने भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं चुनौती होगी। शायद आप इस बात से सहमत हो। जी, सियासत चुनौती का ही नाम है और अच्छे सियासत करने वाले लोग मैदान में पहले उतरते। मुझे क्या दिख रहा है, एनडीए खेमे ने अपनी तैयारी पहले शुरू की, बाकी लोग अभी जी आनंद, आप कुछ कहना चाहेंगे? संपर्क कट गया है। अनम्यूट कर लें प्लीज। कुमार जी, अनम्यूट कर लें प्लीज। बाकी दलों की अभी तक तैयारी भी नहीं शुरू हुई। बाकी दल अभी तक इसी में उलझे हुए हैं कि 12। अब इसमें हम जैसे पत्रकार बैठ के, अब लालू जी ने वहां पर एक शगुफा छोड़ा मजाक में, राहुल जी आप शादी कर लीजिए, तो हम लोग उसमें भी तथ्य तलाश रहे हैं कि लालू जी ने एक इशारा दे दिया कि वो कांग्रेस के साथ लड़ेंगे। तो चूंकि हम लोगों हेलो जी आनंद जी बताइए। हम लोगों का तो काम ही है, हम लोग तो मतलब तार से तार जोड़ेंगे ही, लेकिन विपक्षी एकता में अभी मुझे धार नहीं दिख रही है। अगर धार दिखे तो शायद सियासी बयार में कुछ बदलाव दिखेगा। आनंद जी, कुमार कौशलेन जी कह रहे हैं कि विपक्ष में कहीं ना कहीं धार नहीं है। आपकी वॉइस नहीं आ रही है। नहीं, मैंने कहा कि अगर हम विपक्षी एकता में अगर धार देखें आज, तो इनके भविष्य पर हम कुछ टिप्पणी कर सकते हैं। अभी इनमें भोथरापन है, अभी ये तय नहीं कर पा रहे कि इनका नेता कौन होगा, इनकी नीति क्या होगी। और उसी जगह एनडीए को हम देख रहे हैं कि उनके सारे नेता, विधायक, संगठन से जुड़े लोग मैदान में उतर चुके हैं। मिशन शुरू हो चुका है, मिशन 2024 शुरू हो चुका है बीजेपी का। जी, तो ये तो मतलब फर्क तो दिखेगा। तो कुल मिलाकर नेता नहीं मिल पा रहा है विपक्ष को, तो खेमचंद शर्मा जी के पास चलेंगे और क्या क्या तैयारियां 2024 को लेकर हो रही हैं। अनम्यूट कर ले खेमचंद जी, अनम्यूट कर ले। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पिछले 1 महीने से महासंपर्क अभियान चल रहा है, 30 मई से 30 जून तक का।
हमारा हर नेता, हर कार्यकर्ता, हर एमपी, एमएलए, मंत्री जनता के बीच में जा रहा है। हम 9 साल की अपनी उपलब्धियों को डिटेल में बता रहे हैं, हम जनता के बीच में संवाद कर रहे हैं, जनता से फीडबैक ले रहे हैं, लाभार्थियों से बात कर रहे हैं, जनता के बीच में जाके 9 साल में जो बड़े बड़े हम लोगों ने काम किए हैं, जो लोगों को फील हो रहे हैं, हमने एक लाभार्थियों का एक अलग से समाज खड़ा किया है, उनके बीच में जा रहे हैं और हम मोदी जी के काम को लोगों के बीच में रख रहे हैं। लोगों का हमें बहुत अपार प्यार मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है और उससे हम आपको विश्वास के साथ कह सकते हैं कि 2024 में हम 2019 से भी ज्यादा सीटें जीत के आएंगे, मजबूती से सरकार बनाएंगे, उन्हें आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, देश को आगे ले जाएंगे, देश को मजबूत करेंगे। और हमारे हर एक कार्यकर्ता ने बीड़ा उठा लिया है, संकल्प लिया है कि हम जब तक मिशन 2024 को अच्छे तरीके से कंप्लीट नहीं कर देंगे, हम ठहरेंगे नहीं। खेमचंद जी, मोदी मित्र मुस्लिमों का कार्ड खेला जा रहा है, मोदी मित्र का। कल भोपाल में प्रधानमंत्री मोदी ने पसमानदा मुसलमानों के लिए कहा था, बड़ी दयनीय स्थिति है उनकी, बड़े दिक्कत में जी रहे हैं वो लोग पसमानदा मुसलमान। तो विपक्ष ये कह रहा है 9 साल में आपने क्या किया उनके लिए? हमने तो बहुत कुछ किया, हमने तो सबके लिए किया। क्या हमारा जो पीएम किसान की सहायता है क्या पसमानदा को नहीं जा रही है? पहले क्या होता था, मुसलमान के नाम पर राजनीति करने वाले लोग 10 से 15% जो मुसलमान होते थे उनको लाभ देते थे। 80 से 85% जो मुसलमान है उनके पास लाभ जाता ही नहीं था। हम पीएम किसान के माध्यम से जो सपोर्ट दे रहे हैं सबको जा रही है। हम पीएम आवास योजना के माध्यम से 3 करोड़ से ज्यादा हम लोगों ने जो घर दिए हैं, 35% के आसपास वो घर मुसलमानों को दिए जा रहे हैं और उसमें पसमानदा मुसलमानों को फायदा हो रहा है। हमने वैक्सीन लगाई, सबको लग रही है। हम जब फ्री में राशन दे रहे हैं तो सभी गरीबों को जा रहा है और उसमें पसमानदा मुसलमानों को भी वो राशन मिल रहा है, उनको लाभ मिल रहा है। अब उनको बेसिक नीड के लिए दर दर नहीं भटकना पड़ रहा, बेसिक नीड उनकी पूरी हो रही है। हम आयुष्मान भारत कार्ड के तहत करोड़ों लोगों का इलाज करा रहे हैं और करोड़ों लोगों का जब इलाज हो रहा है तो उसमें सभी का इलाज हो रहा है, पसमानदा मुसलमानों का भी इलाज हो रहा है। हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ, सबके सहयोग के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम सबके लिए काम करते हैं, एक विशेष वर्ग को टारगेट करके हम लोग काम नहीं करते। हमारे और उनके काम करने के तरीके में सिर्फ इतना फर्क है, वो अपीजमेंट के लिए काम करते हैं, हम एम्पावरमेंट के लिए काम करते हैं। आनंद जी 10 से 15% लोगों के लिए काम कर रहे थे, हम 100% लोगों के लिए, 100% भारतीयों के लिए काम कर रहे हैं। आनंद तारण जी, आप सुन रहे हैं, पसमानदा मुसलमानों के लिए पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया, बीजेपी ने बहुत कुछ किया है। क्या जो मोदी मित्र बनाए जा रहे हैं उससे कांग्रेस को मुसलमानों का वोट छिटकेगा? या कांग्रेस को किसी से दिक्कत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस सबके लिए, कोई मुस्लिम अकेले की बात नहीं है, पूरे देश के लिए, देश के अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए कांग्रेस लगी रहती है। ये इस तरह की जो तोड़ फोड़ की नीति कर रहे हैं इसको कुछ नहीं होने वाला। भाई मस्जिदों में जा रहे हो, आप लोगों के मकान तोड़ रहे हो, लोगों में आपस में लड़ाई झगड़े करवा रहे हो, आपने हिंदू मुस्लिम करवा रहे हो, और इधर आप कहीं मस्जिद में जा रहे हो, कहीं पसमानदा मुसलमानों की बात कर रहे हो। तो आज जनता के दिल और दिमाग से भारतीय जनता पार्टी उतर चुकी है। आदरणीय मोदी जी का जो रूप सब आ रहा है सामने, वो निश्चित रूप से लोगों को उनके ऊपर विश्वास कम होता जा रहा है। तो अब जो बातें कर रहे हैं वो बार बार जो चीजें आ रही हैं सामने, इन चीजों से कुछ होने जाना नहीं है। लेकिन जो अब जो आगे आने वाले चुनाव हैं, चाहे देश भर में कहीं भी चुनाव हो, निश्चित रूप से अब भारतीय जनता पार्टी को हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। भारतीय जनता पार्टी जहाँ सत्ता में, वो सत्ता से बाहर होगी और जो उनकी स्थिति है, जो मजबूती है, उस मजबूती की तो कम होगी। ये अब भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी को ये सरल नहीं है कि अगले 2024 में आदरणीय मोदी जी को हम प्रधानमंत्री के रूप में देखें। निश्चित रूप से अब जो विपक्ष है, विपक्ष का ही प्रधानमंत्री इस देश में होगा। आज जो विपक्ष की एकता की बात चल रही है, विपक्ष में प्रधानमंत्री कौन होगा? एकता नहीं है तो निश्चित रूप से देखिए, जो एकता की बात कर रहे हैं, एकता होगी और जरूर होगी, क्योंकि आज हर व्यक्ति के लिए, हर पार्टी के लिए तकलीफ देह है आज भारतीय जनता पार्टी सरकार, क्योंकि जो स्थिति आ रही है, कहीं ना कहीं दबाव की राजनीति कर रहे हैं। तारण जी, पीएम तो डिसाइड करना होगा कि अगर आप आएंगे सत्ता में तो पीएम कौन बनेगा? अभी समय बहुत है, 9 महीने है, 9 महीने में सब हो जाएगा। और दूसरा ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा है वो बिल्कुल दिलोपाल की जगह शुद्ध है। ये जो देश की जनता नहीं देख रही है सब चीजें, कि जो व्यक्ति को आपने दोषी करार दिया और अगर उसने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ज्वाइन कर ली, तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हो गए, तो वो बिल्कुल शुद्ध हो गए। तो कितने लोगों पे कार्रवाई की, और 9 साल से प्रधानमंत्री जी इस कुर्सी पे बैठे हैं। 9 साल में उन्होंने कितने लोगों किस दल का दामन दागदार नहीं है? नेताजी ये बताइए, किस दल का दामन दागदार नहीं है? अरे भाई, हम तो कह रहे सबका दागदार है, तो आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? आप बहुत ईमानदार है ना, आप बोलते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो फिर आप क्यों नहीं करते कार्रवाई? क्यों डर रहे हैं?
आप जो आपके साथ जो कार्रवाई हो रही है तभी जिन राहुल लोग गांधी आपके को दर्द हो साथ रहा है, कार्रवाई तभी क्यों तो नहीं सोनिया करते? गांधी जी को दर्द हो रहा है, तभी तो कांग्रेस को दर्द हो रहा है। कार्रवाई हो रही अरे है, भाई तभी कार्रवाई तो करिए ना, जुगलबंदी हो रही है। कार्रवाई क्यों नहीं करते? कार्रवाई आप हो में रही दम है है, तो तभी कार्रवाई करते। कांग्रेस हल्ला केवल मचा और रही है, केवल तभी डीएमके हल्ला केवल और मचाता है, केवल तभी आरजेडी हल्ला भारत मचा जोड़ो रही है, यात्रा से तभी केवल और सारे केवल चोर भारत इकट्ठे विपक्ष हो कह रहे रहा है, हैं। विपक्ष कह रहा है ईडी का गलत प्रयोग हो रहा है। बातें कर रहे हैं। देखा, ये गुजरात खेमचंद में जी। हाल सहन हुआ। नहीं होगा। अगर आप तो ये गुजरात बातें आ कर्नाटक रही जीत हैं। गए भाई तो आप आदरणीय शर्मा भारत जी जोड़ो हम बहुत यात्रा सुन रहे थे को आपसे, आपको बहुत बहुत बड़ा बार इवेंट सुना, बता रहे शांति हैं। से सुने और थे ना, दूसरी तरफ शांति आपके से खुद सुने, राहुल शांति गांधी रखे कहते तो हैं ना। कि मेरे ये को बोलने भारतीय नहीं दिया जनता पार्टी जाता। का चरित्र आप बता ये रहे हैं। बताइए ये कि भारतीय आप जनता फिर पार्टी का आप चरित्र बता अच्छा, रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप छोड़ करके ब्रजभूषण सिंह परिहार आपके पास वापस आते हैं, आप अपना मत रखें। जनता पार्टी सीबीआई का और चरित्र ईडी भाई हम सुन आपको कर बहुत देर पक से चुकी सुनते है। हैं। चलिए आप ब्रजभूषण बहुत जी। देर से जनता सुनते हैं। के ये वोटिंग भारतीय जनता पैटर्न पे पार्टी का सीबीआई चरित्र और आप ईडी बातें का कर कोई रहे हैं। फर्क नहीं ये पड़ता। भारतीय जनता पार्टी का, अरे आप ये देखिए कि मोदी जी के साथ आज भारतीय जनता पार्टी में जो दागदार लोग शामिल हुए, आपने उन पर कितनों पर कार्रवाई भारतीय की? जनता पार्टी आपकी के साथ के जो जो लोग भी दागदार हैं शामिल हुआ है, कितने पे अगर कार्रवाई उस की? पर कोई आरोप है साल तो में आपने कार्रवाई कितनी हो रही कार्रवाई है, की? कानून और अपना पिछले काम कर 20 रहा साल है। में मध्य प्रदेश में लेकिन जो जो लोग वहां दागदार चोर थे हैं वो उनको आज भी कांग्रेस में बैठे तो हुए ये हैं, सब आरजेडी में मिलाकर बैठे हुए हैं, केवल और डीएमके में केवल बैठे हुए हैं, एसपी में बैठे हुए केवल हैं। और केवल और घोटाले वो बातों सारे की के करता सारे रहे हैं। महाचोर क्योंकि मध्य भ्रष्टाचारी प्रदेश में वो आने 215 जाने महीने को में मोदी जी का 224 विरोध घोटाले करने हुए। के लिए जुगलबंदी कर रहे हैं। 200 जी चलिए, खेमचंद जी, तारण जी, ये तो आरोप प्रत्यारोप एक दूसरी पार्टी पर लगाने होंगे आप लोगों को, क्योंकि चुनाव भी आ रहे हैं और 5 राज्यों में है, उसके बाद लोकसभा चुनाव है। ब्रजभूषण सिंह परिहार, आपसे जानना चाहेंगे क्या कहना है आपका जी, इन आरोपों के बारे में? मैं कहता हूं कि ये मौका मुझे इसलिए मिलना चाहिए था क्योंकि मैं किसी दल का नहीं हूं। जी, तो मैं ये बताना चाहिए नहीं होता, सत्ता पक्ष अपराजय नहीं है और इतिहास बनता बिगड़ता रहता। इसके पहले भी बहुत बार प्रयोग हुए और 1990 में भारतीय जनता पार्टी की अछूत की स्थिति थी और पूरा देश कहता था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई नहीं खड़ा होगा। लेकिन ठीक 24 साल बाद ये स्थिति आई कि भारतीय जनता पार्टी में ही पूरा देश हो गया। उसके बाद जो भी सत्ता पक्ष होता है वो निश्चित रूप से गर्व से भरा हुआ होता है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है, तो इसका लाभ विपक्ष को मिलेगा। और बची बात कि अरविंद केजरीवाल चले गए, उनके सुर बदल गए। देखो, ये राजनीति में दबाव समूह की राजनीति होती है, बार्गेनिंग की राजनीति होती है। बार्गेनिंग की राजनीति में लोग आखिरी किनारे तक जाते हैं और फिर स्थितियां संभाल लेते हैं। कांग्रेस के पक्ष में भारत जोड़ो यात्रा का बहुत बड़ा लाभ है। निश्चित रूप से चुनाव कड़ा होगा, इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को कटु आलोचना से बेहतर है रचनात्मक जवाब देना चाहिए। रचनात्मक जवाब देते हैं तो उनकी पैठ जनता में बहुत उनमें तो अच्छी माहिर है, बनेगी। बीजेपी के लोग तो इसमें माहिर हैं। लेकिन रचनात्मक जवाब देते हैं तो अगर वो कटु जवाब देते हैं ये शब्दों का गणित छोड़िए, सीटों का गणित जोड़िए, सीटों का गणित जोड़िए। अगर ये सीटों का गणित बिगड़ा तो फिर क्या होगा? चल गया था 2014 में, चल गया था 2014 में, इसलिए चल गया था क्योंकि आप सत्ता में नहीं थे। तो जो करप्टेड लोग थे, आपको बोलने के लिए, तालियां बजवाने के लिए बहुत मौका मिलता था। वर्तमान समय में आप सत्ता में हैं, आप सत्ता में हैं तो आपकी भाषा लचीली होनी चाहिए, आपको सही उत्तर देना चाहिए, जिसके लिए मैं कहता हूं कि रचनात्मक उत्तर देना चाहिए। अगर ये रचनात्मक उत्तर देते हैं, मणिपुर की स्थिति में बोलते हैं, नोटबंदी के मामले में बोलते हैं, राफेल के मामले में बोलते हैं, ड्रोन के मामले में बोलते हैं, संसद को चलने देते हैं, अपनी अच्छी भूमिका का निर्वहन करते हैं, तो एक बार पाला इनके पक्ष में चीजें जा सकती हैं। और नहीं तो निश्चित रूप से ये बॉटम की लड़ाई है। विपक्ष का एक का बहुत बड़ा संदेश दे रहा और इसमें बहुत बड़ा संदेश मिल भी रहा है। इसको हम हवा में नहीं उड़ा सकते और हम इसको ये कह करके नहीं कह सकते कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसके पहले भी हुआ, सन 77 में हुआ, सन 90 में हुआ, तो उसके स्थायित्व की बात करें, कितने दिन टिका? जी स्थायित्व की बात, स्थायित्व के लिए खतरा आज भी है, ये बिल्कुल बात जी ठीक है, ये तो तय होगा 5 राज्यों के आगामी चुनाव और लोकसभा के चुनाव में कि कौन सत्ता में बैठेगा, किसको लचीला होना चाहिए और किसको लचीला नहीं होना चाहिए। तो आज की डिबेट फिलहाल इतना ही। खेमचंद शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रजभूषण जी परिहार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार कौशलेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद तानड़ जी, मनीष श्रीवास्तव जी, हमारे विरोध जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर 2024 की लड़ाई अब जुबान पर आई, ये कहा जा सकता है। मंथन में आज मेरे साथ इतना ही।
बाकी खबरें देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।